अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तजारती खसारा मनफी 27% से ज़ायद हो चुका है। हमारे तजारत के अंदर आखिरकार कौन सी ऐसी मनफी पहलू है जिसे हम कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे। आज फैसलाबाद के कारोबारी अफराद हमारे साथ होंगे, ताजर होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, एक्सपोर्टर होंगे, इम्पोर्टर होंगे, जबकि इसी शहर से एक ऐसे नुमाइंदा हमारे साथ होंगे जो कि इस शहर फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो हुकूमत के अंदर होते हुए भी हुकूमत को अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहे, या हुकूमत समझना नहीं चाहती कि हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है, लेकिन हम ठोस इकदाम करने के बजाय कुछ मनफी इकदाम कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नुकसान का बाइस है। प्रोग्राम के अंदर सब कुछ शामिल होगा, आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही चैम्बर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, FCCI के राव सिकंदर आजम खान साहब, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। तजारती खसारा हमारा मनफी 27% से भी ऊपर जा चुका है। हम गुज़िश्ता सालों से मज़ीद बदहाली की तरफ जा रहे हैं। राव साहब कैसे देखते हैं, ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को, एक्सपोर्टर्स को, इम्पोर्टर्स को सिर्फ कुछ नहीं मिला बातों के अलावा, रिबेट जो हैं वो एहसान कर दिया गया, वापस कर दिए गए, और ये शेख खुरम ने असम्बली के अंदर कहा फ्लोर पे ज़ीरो रेटेड कर दें, नहीं हुआ, सेल टैक्स ख़त्म कर दें, नहीं हुआ, शनाख्ती कार्ड की शर्त नहीं ख़त्म हुई। इस वक्त आप समझते ये चीज़ें मज़ीद ऐसे ही कायम रहती हैं तो हमारा तजारती खसारा कम होगा, बढ़ेगा और हालात किस तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का। एक्चुअल देखें, जब आपका बजट आया तो सबसे पहले फैसलाबाद चैम्बर ने उसे एक्सपोज किया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ और इसमें कोई हमारा मुतालबा नहीं माना गया, और दूसरे चैम्बर्स खामोश थे। लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद पूरे पाकिस्तान के चैम्बर जो है वो खड़े हो गए कि नहीं जी बिल्कुल सही हुआ है। असल में ये है कि आप जो बजट स्पीच देखते हो वो एक और चीज़ होती है, और उसके अंदर से आपने चीज़ें निकालनी होती है कि आपको क्या दे रहे हैं। एक्चुअल पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि टैक्स जो है डोगर साहब वो देते हैं ताजर और सनतकार। एग्जैक्टली। भले आप 400 कंपनीज कहते हैं कि जी 80% जो टैक्स है उनसे कलेक्ट होता है, बिल्कुल सही है। कंपनीज क्या है, वो तजारत करती हैं, वो देती हैं और यहीं से कलेक्ट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्स देने वाले हैं आप, वो हैं स्टेक होल्डर। असल में स्टेक होल्डर वो है जिनसे आपने इकट्ठा करना है। आपने कभी उनसे बैठ के मुशावरत की है? आप उनसे इस तरह करते हो, ईमेल कर दो हमें, आप प्रपोजल्स भेज दो, प्रपोजल हर साल मांगते हैं, लेकिन बनाता कौन है बजट? वो बाबू बैठ के बनाते हैं। उसमें पार्लियामेंटेरियन तक को नहीं पता होता कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। वो बंद कमरों में बैठ के और उन्हें डबल तनख्वाह दे दी जाती है कि इन्होंने बजट बनाया। एक्चुअल तो ये है ना कि आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लो, उनसे पूछो कि भाई हमने किस तरह, ये हमारे अखराजात हैं, ये हमारी ज़रूरियात हैं और हमने पैसा इकट्ठा करना है, किस तरह होगा। तो बड़े लोग खुश हुए थे जब इन्होंने 50% से 50,000 से लाख कर दिया, जो एक वो नहीं मैं बताता हूँ, जो इन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। फिर उन्होंने कहा जी हमने 100 अरब रुपया वो वापस कर दिया रिबेट की शक्ल में। अच्छा, नून लीग ने अच्छा काम नहीं किया, हम मानते हैं, लेकिन आपने अच्छा काम किया, लेकिन आप एहसान जता रहे थे कि हमने टेक्सटाइल ऑनर्स का पैसा वापस कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि हमने ताजरों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर्स के लिए ये कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सब्ज बाग दिखाने के अलावा इम्प्लीमेंटेशन में जीरो नजर आई है। अब ना मैं 2-3 चीज़ों क्लियर करूंगा जो होती नहीं है। वो है क्या? नंबर 1, ये जो कहते हैं कि जी हमने आपको 100 अरब रुपया दिया, और भाई आपने 300 अरब रुपया हमारा कैपिटल रख लिया। समझने वाली बात यह है, और नाजरीन को भी, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो रिफंड है क्या, आप जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, कि आपने उन्हें रखा हुआ था कि ये इनसे ना हमने टैक्स लेना है ना वापस करना, नो पे नो रिफंड। ये ज़ीरो रेट थे 5 सेक्टर नवाज शरीफ के दौर में हुए, और ये जब आए इन्होंने फिर उन्हें फिर उस रजीम में डाल दिया। अब वो हमारे पैसे होते हैं, हमारे पैसे आप, इन्होंने कहा हम 72 आवर्स में आपको वापस देंगे। इन्होंने ट्रैप किया उस वक्त के हमारे जो सनतकार थे उनको कि हम 72 घंटों में आपको वापस कर देंगे। अब वो 72 घंटों के चक्कर में आप आना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब, बात क्या है कि जब आपने मेरा पैसा ही मुझे वापस करना है, आप ले क्यों रहे हो? नहीं, पहला क्वेश्चन ये है कि आप ले क्यों रहे हो?
यहाँ पे इनकी टेंशनली जो है ना जहनी खराबी, वो मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि बड़े सालों के बाद इसे हमने ज़ीरो रेट करवाया था कि जब आपने हमारा पैसा ही लेना और उससे कटौती नहीं होनी, तो हमें वापस एक कर देना। पैसा नहीं होना, फिर आप ये प्रैक्टिस क्यों करते हो? ये कहते हैं जी कुछ लोकल में जो काम करते हैं वो लोग चोरी करते हैं, भैया आप पकड़ लो उनको, आप उनके लिए सजाए मौत रखो। मैंने 12 प्राइम मिनिस्टर के सामने भी ये कहा है कि जो चोरी करे आप उसको सजाए मौत और नीचे सजा ना दो। अब वो पैसा 5 माह के बाद 17% है, अगर 5 को 17 6 से ज़रब दो तो ये तकरीबन एक 100% से ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। आपका 100% कैपिटल गवर्नमेंट की तरफ चले गया। अब मिसाल के तौर पे जो सनतकार हैं उनका 300 अरब आपकी तरफ चले गया, उसमें से आपने 100 अरब वापस किया, और 200 अरब तो भाई फिर इंडस्ट्री वाले का आपके पास पड़ा। राव साहब एहसान कहाँ से ये होगा? बात हमारे पास होगी क्लियर। अब ये बता दें, मिनी बजट से उम्मीद व्यवस्था है, कब आ रहा है, या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आएगा फिर ही कुछ होगा, या मिनी बजट भी इससे ज़्यादा टैक्सों भरा होगा और मार देगा? डोगर साहब एक बात मैं आपको और शनाख्ती कार्ड के बारे में कहता हूँ। शनाख्ती कार्ड हम ऐसे नहीं उसकी मुखालफत करते, इन्होंने एक चोरी की विंडो खोली हुई है। हम कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उससे जो पहला बंदा खरीदेगा वो आईडी कार्ड देगा। ठीक हो गया। अगर वो आईडी कार्ड ना दे, इन्होंने वहाँ पे चोरी करने के लिए, करवाने के लिए और हेरा फेरी के लिए रखा हुआ है। ये विंडो खोली है इन्होंने कि जी आप जो शनाख्ती कार्ड नहीं देगा वो 3% फर्दर टैक्स दे के आपसे माल ले लेगा। हम कहते हैं गलत है, इसको ख़त्म करो। आपने फाइलर और नॉन फाइलर का एक ऐसा लोगों को अब हम किया हुआ है। हम कहते हैं कि जो मेरी दुकान है, ये अगर मैं फाइलर हूँ तो ये खुलनी चाहिए, मैं टैक्स देता हूँ तो ये खुलनी चाहिए। अगर मैं टैक्स नहीं देता, तो फिर कोई NTN और रास्ता ना हो। नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? अब गाड़ियाँ, जो गाड़ी लेना चाहता है और भाई वो फाइलर हो, रिटर्न फाइल करे, वो गाड़ी ले। जो एक कनाल के घर में रहना चाहता है वो करे, जो लावाई ज़िंदगी गुजारना चाहता वो करे। है पहले रिटर्न फाइल करे। इन्होंने क्यों रखा हुआ है कि 3% आप हमें दो और उसके बाद जो मर्जी करो। रिजवान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर FCCI भी हैं, जबकि इसके साथ साथ एप्टपमा के साबिक चेयरमैन जो हैं वो भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं बजट के अंदर क्या मिला है और क्या नहीं मिला? वैसे जब मैं ये बोलता हूँ क्या मिला है तो बहुत सारी जो कि वो मास्क की वजह से हमारी जो मुस्कुराहट एक होती थी तिश्नगी वो छुपी रह जाती है, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे मुस्कुराहट की यहाँ तक पहुँच गई है। तो उसके बरक्स अगर देखा जाए इस वक्त जो हालात हैं, हमारी जो तजारती खसारा है वो -27 से भी ऊपर जा चुका है। क्या ऐसे हालात के बरक्स हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जाने वाले माह के अंदर हमारा तजारती खसारा कम होगा? हुकूमत की तरफ से कुछ ठोस इकदाम लिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान, जैसे आपने कहा कि मास्क के अंदर जो हंसी है वो सामने नहीं आई। एक तो मैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा पूरे अपने शहर के तमाम लोगों को कि चूँकि ये कोरोना एक वबा बन चुकी है और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है, सिर्फ एहतियात है, और एहतियात में सबसे अहम चीज़ मास्क है, और मास्क भी पूरा पहनना है, यानी नाक से नीचे नहीं लगाना। तो ये तो एक मेरा मैसेज है। स्टाइल नहीं बनाना, उसे फैशन नहीं बनाना। बजट को अगर मैं वन लाइनर डिफ़ाइन करूं तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस बजट है, और मुझे आई डोंट नो, ये एक फीलिंग आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक जान छुड़ाई, और शायद गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वो शायद इस साल में कोई हलचल देख रही है पॉलिटिकल सिनेरियो पे। हो भी गई है शुरू। हाँ, तो वो उन्होंने कहा है कि आने वाले यानी टाइम के लिए जो भी आएगा उसके लिए ये नामुमकिन होगा। आइडियली एक रोल ओवर बजट देना चाहिए था 3-4 महीने का। ये हालात वैसे नहीं है, ये स्पेशल कंडीशंस हैं, और कोरोना ने जैसे पूरी दुनिया की इकॉनमी को मेल्ट डाउन किया, पाकिस्तान को इफ़ेक्ट किया, लेकिन प्री कोरोना अगर हम देखते हैं तो उस वक्त भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे पाकिस्तान की इकॉनमी के। ठीक, हम पिछले साल के टारगेट्स बिल्कुल अचीव नहीं कर सके, और उसकी बुनियादी वजह ये रही है कि उस वक्त भी बड़ा एम्बिशियस था बजट। अभी अगर आप फिगर्स के हिसाब से बात करते हैं तो तकरीबन 2000 अरब से ज़ायद के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेशन कलेक्शन, जो उन्होंने महसूलात कहा कि जी जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स है,
और तकरीबन 2900 अरब रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी 4900 अरब रुपए की जो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट ने कलेक्शन करनी है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि इस जीडीपी का जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, जो पिछले साल माइनस में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, माइनस 0.38%, और उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकानमी में ख़ास उसका एक रोल रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव रहा है और उसमें भी मज़ीद बेहतरी आ सकती थी। लेकिन ये एक समझ लें कि अल्लाह की ख़ास अनायत है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री में हैं, जो एक फर्टाइल लैंड अल्लाह ने दी हुई है। फिर सर्विसेज है। अब ग्रोथ का जो इन्होंने जीडीपी का ग्रोथ एक टारगेट सेट किया, वो भी 2.5% से ज़्यादा, 2.6%, जो कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनली कोई एजेंसी, कोई इदारा ये इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि ये ग्रोथ का पेस होगा अगले 1 साल में। ठीक, फिर बजट का खसारा आ जाता है, यानी आपने 7600 अरब रुपए का बजट अनाउंस किया, 4925 अरब के आपने जो महसूलात है यानी रिसीट्स हैं, आपका एक्सपेंडिचर और इनकम का जो फ़र्क है, वो फिस्कल डेफिसिट, जो बजट डेफिसिट है, वो कहाँ से प्लग करना है? उसमें लामहला आप IMF का प्रोग्राम लेंगे, आप कमर्शियल लोन लेंगे। अभी भी आप देख लें, अगर हम पिछले 3 अदवार में देखें तो तकरीबन सबसे ज़्यादा पर डे जो डेट है वो अभी PTI की गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। ठीक है, और डेट सर्विसिंग और डिफेंस का अगर हम पूरा बजट देखते हैं वो 60% से ज़्यादा है, यानी वो उतनी अमाउंट तकरीबन बन जाती है जितनी हमारी रिसीट्स हैं। और बाकी तमाम के तमाम पैसा जो हमने लेना है वो कर्ज़ लेके अपनी तनख्वाहें पूरी करनी है, नॉन डेवलपमेंट फंड्स हैं। फिर एक और इशू चल रहा है कि जी NFC अवार्ड का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो सरकार जो है वो, मुझे लगता है कि एक वो पंजाबी में हम कहते हैं ना डांग टपाऊ, वो पॉलिसी चल रही है कि जी ये बजट हमने पेश कर दिया, इतने एम्बिशियस टारगेट हैं, ना तो ये कलेक्शन इतनी होनी है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के साथ नहीं हो पाएगी, ना हमें कोई ऐसी सपोर्ट है जो नज़र आ रही है कि जी हम कहेंगे कि जी सऊदी अरेबिया से कुछ ये फ़ायदा हुआ कि डेफर पेमेंट्स हो गई कोरोना की वजह से। आपको जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं, आपके डोनर्स हैं, उन्होंने आपको डेफर कर दिया। इसी तरह आपका ऑयल की पेमेंट्स हैं, वो भी हम सोच रहे हैं कि अगले जो डेफिसिट होगा उसमें हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। एनर्जी की प्राइसेस नीचे आने से हम समझते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है बेहतर हो जाएगा, यानी फ्यूल प्राइसेस कम होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें फॉरेन रेमिटेंस भी नीचे आएगी एकदम से। बहुत शुक्रिया। रिजवान अशरफ साहब मौजूद हैं, नदीम अल्लाह मौजूद हैं, मैं उनसे कहूँगा वो ज़रा मेरे साथ आ जाए ताकि उनसे बात का आगाज़ करूँगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जबकि पायमा के मेंबर्स हैं। नदीम भाई, कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक मेरा बड़ा बुनियादी सवाल होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम मेड इन जब पाकिस्तान का एक नाम आया तो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि PTI शायद सही डरग पर चल निकली है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता गया वो सब ये समझते गए कि ये सब हमारी गलतियाँ थी। ये क्यों गलती समझते हैं आप लोग, और फिर बजट से इतने मायूस क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल भाई कि पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमें होप दिलवाई थी ये गवर्नमेंट थी कि हमें लग रहा था कि तब्दीली से ये इनकी बात तो सुने। पूरी बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी, तमाम लोगों ने कोशिश की यार इनको एक चांस मिलना चाहिए, देखें कि ये इनके जो वादे हैं, जो दावे हैं, आया इनके ऊपर ये पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। लेकिन अफसोस कि हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। आप देख लें कि आप तमाम सेक्टर को देख लें, मैन्युफैक्चर सेक्टर देख लें, ट्रेड बॉडीज़ देख लें, टेक्सटाइल का कोई शोबा देख लें, हर माइनस में इदारा जा रहा है। और फिर अब इन्होंने दोबारा शोशा छोड़ दिया प्राइवेटाइजेशन का। अब देखें कि स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, इनके खसारे देख लें। कोई एक शोबा, जिस तरह देखें पिछली गवर्नमेंट, हम किसी गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। ताजर बरादरी हमेशा तनकीद बराए इस्लाह करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमने निशानदेही करनी होती है। पिछली गवर्नमेंट के देख लें जो लोड शेडिंग के हालात थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड मुद्दत में अपने लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया। हम पिछले 2.5 साल से PTI की गवर्नमेंट से सुन रहे हैं कि खसारा बड़ा, हमें बदहाल मौशत दी गई, हमें बदहाल मौशत दी गई। आप पायमा के सीनियर मेंबर हैं, उसके अहदेदार भी बड़े रह चुके हैं, चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कैसे देखते हैं तजारती खसारा -27% से ज़्यादा हो चुका है,
कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों के अंदर अगर ज़ीरो रेटेड ना हुआ, सेल टैक्स लगा रहा, शनाख्ती कार्ड की शर्त ना ख़त्म हुई, तो हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? देखें, ये तो 100% जो नज़र आ रहे फिगर्स जो हमें आइंदा भी हमें -2.5 तक नज़र आ रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो होगा -25 तक पहुंचेगा। अभी 3.8 पे है तकरीबन। तो इससे आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे, टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपने टैक्स सेक्टर को अभी ज़ीरो रेटेड ना किया तो हमारे पास ये गोल्डन चांस है, जिस तरह रिजवान भाई ने कहा कि नॉन वुमन आइटम इस टाइम पूरी दुनिया में डिमांड है। हमारी जो बंद इंडस्ट्री पड़ी हुई है, जो स्टिचिंग यूनिट बंद पड़े हुए हैं, उनको फौरी तौर पे उनको दें और एक्सपोर्ट खोलें कि हमारे पाकिस्तान में इतने स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट बंद पड़े हैं। गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे, उनके जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल करे और रिबेट जो है जिसकी फंसी हुई है उनको दे, और इसको एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए एक ज़ीरो रेट कर दे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनके टारगेट भी अचीव हो जाएंगे, वरना ये जो टारगेट ये समझ रहे हैं इनके बिल्कुल अचीव नहीं होंगे। और आगे जो मसले जो पूरी दुनिया में बॉर्डर के हालात देख लें आप, और नए सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में नक्शा चेंज हो रहा है, तो अभी इनको चाहिए कि उनकी तरफ भी तवज्जो दें। अब हमारे नेबर में क्या हो रहा है और हमारी एक्सपोर्ट किधर जा रही है, हमारी मैशत किधर जा रही है और हमारी सियासत किधर जा रही है। कि अभी हमें उम्मीद वो बसता है, उम्मीद इस शजर से है कि ये शजर शायद इसका जो रखवाला है वो होश ले ले और इसकी देखभाल करे, ये शजर शजर ही रह जाए। तो इसके अंदर लोग बैठे ऐसे हैं जो कि शजर को कायम और दायम रखना चाहते हैं। आप स्टेक होल्डर्स को लें, अपने मुंतखब नुमाइंदे जो आपकी असम्बली के अंदर शहर से बैठे हैं, वो बहुत ही वक़्त रखते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास विजन भी है, लेकिन उन्हें पूछें तो सही, उन्हें सुने तो सही, वो असम्बली के फ्लोर पर आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट -27 से भी अबव हमारा जा चुका है, लेकिन क्या हालात हैं और ख़ास तौर पर बजट जो 2020-2021 है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिल सकी हैं। साकिब मजीद साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनसे बात का आगाज़ पहले करते हैं। साकिब साहब, कैसे देख रहे हैं कि हमारा डेफिसिट देखें तो बढ़ता चला जा रहा है? गुज़िश्ता सालों से हमने बेहतरी की तरफ जाना था, हमारे टारगेट्स कुछ और थे, लेकिन हम डिक्लाइन में जा रहे हैं एज़ कम्पेयर हम ऊपर जाने के। और फिर इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट देखें वो भी -6 से ऊपर जा चुकी है और हमने अभी कुछ बेहतर करना, लेकिन बजट देखें तो उसमें अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आप क्या उम्मीद लगाए बैठे कि बजट अभी आने वाला है कोई मिनी, या उससे उम्मीद लगाएंगे, या गवर्नमेंट को क्या कहेंगे इस वक्त जो एक्सपोर्टर पहले से मरा हुआ था उसको क्या मज़ीद सहूलियत चाहिए कि वो अपने पाँव पे आ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बजट की बात है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि कुछ फैसिलिटेट कर सके डिफरेंट कम्युनिटी को, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी को, एंड इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर्स। बट जो हालात कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में बन गए हैं, इंक्लूडिंग इन आवर कंट्री, तो वो इट्स वेरी टफ फॉर देम। और कुछ बजट में उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जिस तरह छोटे ताजरों की अगर बात की जाए, सो दे हैड मतलब जो वो CNIC की कंस्ट्रेंट थी उसकी लिमिट उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है। इट्स अ गुड थिंग। इसी तरह और छोटे छोटे मसाइल हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं बेटर, बट जितने करने चाहिए थे उतने नहीं किए। लेकिन ताजरों से अगर बात करें तो कह रहे हैं कि ये 1 लाख या 2 लाख भी कर दें तो ये एक गले का फंदा है जो फंदा ही रहेगा, उसे थोड़ा लूज कर दें या टाइट कर दें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बेसिकली तो पॉलिसी को क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हम चीज़ों को क्लियर नहीं करते। ठीक है, अब ये एक फंदा 50,000 का 1 लाख पे कर दिया, बट स्टिल इट्स हैंगिंग ऑन। क्योंकि मेरे ख्याल में जिसने 50,000 की शॉपिंग करनी वो 1 लाख तो चल जाता है। ये जिसने रिटेलर से लेके थोक में जाना है उस माल 2-3 लाख एक्चुअली इट्स कीपिंग एन व्यू ऑफ आवर सिनेरियो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। जिसने कानून बनाया है वो अपने घर की शॉपिंग ही लाख से ऊपर कर जाता होगा और वो भी CNIC नहीं देता होगा, द पर्सन हु इज डूइंग दैट। वैलिड पॉइंट आप। हाँ, तो अब ये अनप्रैक्टिकल कानून जब बनते हैं तो सोसाइटी में वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं इस मुल्क में जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते और पहले दिन से उसको तोड़ा जाता है, वो क्योंकि टूटते जाते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। सो ये दिस इज़ द वन पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट इट। अब आ जाएं जो एक्सपोर्ट का आपने जो सवाल किया था। एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हैं, हमारी सिर्फ कम नहीं हुई, पूरी दुनिया में कम हुई है। जो अगर आप फिगर्स देखें, जो ज़्यादा है मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स अ मैसिव डाउन। ठीक है, सिमिलरली बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स डाउन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट जगहों पे एक्सपोर्ट डाउन है।
ये टफ टाइम है, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। ये ऐसे हालात दुनिया में शायद 100 साल बाद आए हैं। साकिब साहब, इसी मुश्किल वक्त में शेख खुरम फ्लोर ऑफ दी हाउस गवर्नमेंट जमात के मेंबर खुद गवर्नमेंट को मशवरा देते नजर आए कि आप जीरो क्रेडिट कर दें जब आपने टैक्स लेके वापस, इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, हमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप नहीं समझते कि इतने अहले इल्म में उन्हें कहूँगा एक्सपोर्ट के तल्लुक से टेक्सटाइल सेक्टर से, और फिर भी उनसे अगर गवर्नमेंट फैज़याब नहीं हो रही तो ये तो फैसलाबाद और तमाम इंडस्ट्री वालों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। हाँ, इसमें ये जहाँ तक ताल्लुक है पर्टिकुलरली 17% GST का, या गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर रिलीफ देना चाहिए था, बिकॉज ये 17% ये कमाई नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आज एक्सपोर्टर से 17% ले लेती है और 4 महीने 6 महीने या 8 महीने बाद वो वापस करती है। इट्स नॉट अ इनकम, इट्स अ जस्ट, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, ठीक है, बट दे आर डूइंग इट। मुझे सुकून रहता है कि पैसा हमारे पास है, फिर वापस कर दें। बेसिकली वो दे जस्ट वांट के एक आदत पड़ गई है कि पैसा लोगों का इस्तेमाल करें। प्लस इसके अंदर एक और बहुत बड़ा डिलेमा है कि तमाम एक्सपोर्टर तमाम सारे ताबे रहें, ठीक है, बिकॉज इन दो चीज़ों के अलावा कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर जहाँ तक सवाल है एक्सपोर्ट का। आई नो द चाइना का सिस्टम है कि वहाँ पे ऐसे नहीं है कि जो आपने चीज़ खरीदी है और उसको वो एक एक चीज़ का रिफ़ंड ऐसे तरीके से सिस्टमेटिक करते हैं। हमारे यहाँ उतने कैपेबल नहीं है कि हमने अगर लोकल को वाले को या किसी को हमने पकड़ना है अनटैक्स्ड बंदे को, तो जो टैक्स पेयर है उसकी गर्दन दबा के हमने अनटैक्स पेयर को पकड़ना है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रबिश कि जो बंदा टैक्स दे रहा है हम उसकी गर्दन दबाएं उस बंदे को पकड़ने के लिए जो टैक्स नेट में नहीं आया हुआ। सो ये कहाँ का कानून है कि एक बंदा जो शरीफ आदमी है, जो सही टैक्स भी दे रहा है, कंप्लाइंस भी दे रहा है, सारा कुछ सही कर रहा है, उसकी हमने गर्दन दबा देनी है। दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, आप मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल साकिब साहब ने एक बड़ी डिटेल में जो बात की कि ख़ास तौर पर जब हम कवानीन बनाते हैं हमारे पास अहले इल्म लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर ये पहले भी बात हमारी हो चुकी है रिजवान अशरफ साहब से, जब हमारे पास अहले इल्म लोग मौजूद हैं फिर हम उन मशीरों से क्यों रब्ता करते हैं जो AC वाले कमरे में बैठ के चीज़ों को इल्म नहीं रखते। फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात का मैं आगाज़ करूँगा और इम्पोर्टर हैं। आप कभी भी पूरे बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि पूरी दुनिया के अंदर फ़ारूक भाई मैं देखूँ तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि बेल आउट पैकेजेस आए, लेकिन हमारे बजट के अंदर कोई बेल आउट पैकेज नज़र नहीं आया, किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते नज़र नहीं आए। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह होगी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह होगी, हमारा मजदूर तबाह हो गया, हमारी लूम इंडस्ट्री तबाह होगी, लेकिन 1% भी कोई बेल आउट पैकेज नज़र नहीं आया। हाँ, एक एहसान जतलवाया कि 100 अरब जो था आपसे लेके आपको वापस कर दिया, ये आपके ऊपर एहसान चाट दिया। और फिर अगर मैं बिजली और गैस की बात करूँ तो वो कहा जाता है वो ऑलरेडी सब्सिडाइज है, लेकिन ये देखें जो कीमतें कम हुई है पूरी दुनिया में कम हुई, हम तो आज भी वहीं सब्सिडाइज रेट पर, अब तो उससे भी कम होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बहुत शुक्रिया। देखें बिलाल, ये जो बजट इस वक्त आया है ये अदाद शुमार का और लफ्ज़ों का हेर फेर है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं 4963 आपने FBR को जो टारगेट दिया है बिज़नेस कम्युनिटी से लेने के लिए, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। देखें आपकी इंडस्ट्री तबाह है, ट्रेडर आपका सड़कों पे है, इंपोर्टर आपका घर बैठा हुआ है, एक्सपोर्ट आपकी डिक्रीज़ हो गई है। आप किस तरह से ये सारा FBR का टारगेट जो है वो इकट्ठा करेंगे? इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट आप पिछले 2 साल में प्रीवियस अगर हम 2 ईयर की हिस्ट्री देख लें तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मेरा ये सवाल है कि कौन सा एक टारगेट खुद का दिया हुआ इस गवर्नमेंट जो है उसको अचीव किया। सो हम इस प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए इस बजट में इन्होंने रिलीफ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने जो चंद एक रिलीफ दिए हैं और वो भी इन्होंने उस तरह से जिस तरह एक प्रपोज़ल हमारी फैसलाबाद चैम्बर से गई थी, इंपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से गई थी और टेक्सटाइल की मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने जो प्रपोजल्स दी थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इन्होंने अब इंपोर्ट पर देखें, इस पे सबकी नज़रें लगी हुई थी कि इंपोर्टर को कहाँ रिलीफ मिलता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपकी इंपोर्ट को रोकने से, इंपोर्ट पे ड्यूटियाँ बढ़ाने से आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होती है। ये इनडायरेक्ट है। आप कुछ चीज़ें हम वो है वो नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। इसके अलावा बिलाल बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री के पार्ट्स जो हैं,
आपका रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट हो बाहर से रहा आता है, है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं जब वो महंगा होगा तो आप इम्पैक्ट नहीं आएगा? ये या तो मेरा एक क्वेश्चन था, या तो हम फिर अपने एग्रीकल्चर को इतना सपोर्ट कर लें कि वो रॉ मटेरियल इतनी बड़ी तादाद में बना सके कि हमारी जरूरत पूरी हो सके। जब हम उनको भी सपोर्ट नहीं करते, हमने टिड्डी दिल का सपोर्ट कर दिया, फिर ना बाहर ना से ना, मशीनें लेनी पड़ती। एग्रीकल्चर को हम कहाँ, हम उसको देखे हमारी बेसिक थिंग्स हैं, हम तो उसको कभी भी हमने अपनी प्रायोरिटीज़ पे लिए ही नहीं है, वरना आज इस तरह फसलें तबाह ना हो जाती। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इम्पोर्टर्स को उन्होंने जिस पे सबकी नज़रें जमी हुई थी, उस पे उन्होंने मैन्युफैक्चर और कमर्शियल इम्पोर्टर को 5.5% से जो कैपिटल गुड्स हैं उस पे 2% और रॉ मटेरियल पे जो है वो 1% और उस रॉ मटेरियल पे 2% पे है। लेकिन उस पे भी देखें एक स्पेसिफिक एक एरिया को उन्होंने फोकस किया जो उनके करीब तरीन थे, जो उनके नज़रे मंजूर थे, उस सेक्टर को नवाज दिया गया। लेकिन अब 148 के तहत जो लोग वो इसमें फाल ही नहीं कर रहे, वो वहीं खड़े के रह गए, उनको तो कोई रिलीफ ना मिला। सो मैं ये समझता हूँ कि हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक मतवाज़न बजट की बात करते थे, ये बिल्कुल मतवाज़न बजट नहीं है। देखें टैक्स फ्री बजट का नाम दे देना, इससे सिर्फ बात नहीं बनती थी, चाहिए था रिलीफ। किस अदारे को, इंडस्ट्री को रिलीफ मिला, एक्सपोर्टर को रिलीफ मिला, इंपोर्टर को किसको रिलीफ मिला? आप उसी टैक्सेस पे खड़े हो गए और कहा जी टैक्स फ्री बजट है। इस वक्त ज़रूरत थी कोविड-19 में कि हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो चीज़ लेके आते, जिससे जो है इंडस्ट्री को और यहाँ के ट्रेडर को फ़ायदा होता। फ़ायदा होता, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आता। मुतलाशी थे उम्मीद के उस एक्शंस के जो कि होने चाहिए थे, लेकिन वो ना हो सके। तो आखिरकार हुकूमत को, हुकूमत के मशीरान को कौन समझाएगा कि मुल्क इस वक्त, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के हवाले से एक तज़किया छोटा सा करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट पहले गलती करती है फिर उससे सीख लेती है, लेकिन गलती करने से, जब गलती कर रहे होते हैं तो आपके अपने लोग जो कि इस गलती को ठीक कर सकते हैं उनसे क्यों नहीं सीख रहे? उनसे पूछ लें कि आखिरकार जो गलती आपकी है उसे ठीक करें, और वक्त है, ये ना हो देर हो जाए और मुल्क के पास वो भी ना रह जाए जो अभी मौजूद है और अभी देर नहीं हुई। तो खुदारा वापस आइए, अपने डरक पे आएँ। आपके अपने लोग ऐवानों के अंदर बैठे हैं, उसी ऐवान के अंदर से एक शख्स हमारे साथ शेख खुर्रम शहजाद होंगे, उनके पास लिए चलते, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं कि आखिरकार उनके ऊपर इत्मीनान भी क्यों नहीं किया जा रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख खुर्रम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब टाइम देने के लिए। शेख साहब, प्लेटफॉर्म ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर आपने एक तकरीर की, बहुत ही ज़बरदस्त की। शायद मुझे वो क्लिप दिखाने की ज़रूरत भी अब पेश ना है क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा ज़ीरो रेडेड कर दिया जाए जब टैक्स लेके वापस देना है। अच्छा काम किया, साबका हुकूमतों ने नहीं दिए, पीटीए ने अच्छा काम किया, लेकिन बजट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जो कि हमारी तबाह होती मईशत को ख़ासतौर पर सहारा देने के लिए काम आ सके। और हमारी जो एक रिपोर्ट आई है सालाना माली साल के हवाले से ही जो पाकिस्तानी कौंसल्स की है, उसके अंदर ये लिखा गया कि तजारती खसारा -27% पर चले जा चुका है। उसके बाद हमारे जो फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं मज़ीद सब्सिडी की ज़रूरत वो नहीं हुई, और फिर हमारी मार्केट्स जो लॉकडाउन के हवाले से आपकी बात हो रही थी वो भी ऐसा कोई हिकमत अमली नजर नहीं। कैसे देखते हैं कि इस वक्त हमारा तजारती खसारा बढ़ा है और कैसी कोई ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत है, जैसे आप जैसे लोग बैठे हैं लेकिन फिर आपको हाउस फ्लोर के हाउस पे आगे बात करना पड़ती है, जो हुकूमत के वुज़रा हैं, जो मशीर हैं, उन्हें चाहिए आप लोगों से तो वहीं कोई ऐसे डोर के अंदर डिप्लोमेसी के अंदर बात करनी चाहिए कि मशवरे लें। जो इतने तजर्बाकार लोग बैठे उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। मैं जो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें जब 2011 में सेल टैक्स लगा था तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद वही सेल टैक्स जो था वो कंटिन्यू होकर नवाज शरीफ दौर में, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो नवाज शरीफ के दौर में वो लगा रहा। हमें 17% हमसे सेल टैक्स दिया जाता था और 17% हमसे रिटर्न हमें वापस दे दिया जाता था। देखिए इसमें मैं जो समझता हूँ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें हमें 5-5, 4-4 साल सेल टैक्स रिफंड नहीं मिलता था। बिल्कुल सही। और हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो 22 मिलियन से 11 मिलियन पे आ गई। जब वो 11 मिलियन पे आई तो मुल्क की मईशत, मुल्क की इकॉनमी, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, वो जाहिर बात है वो अब जब भी हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं पिछले द्वार की बात ना करें, बस पिछले द्वार की बात हमें करनी पड़ती है। हम 5-5 साल, 7-7 साल उनके पास रिफ़ंड लेने जाते थे और हमें रिफ़ंड नहीं मिलता था। इसी वजह से टेक्सटाइल का जो है ना वो नुकसान हुआ और लोगों के यूनिट्स और बहुत सारी लेबर फारिग हो गई। फैसलाबाद की इंडस्ट्री में
आप बिलीव करें कि 60 to 70% जो थी इंडस्ट्री वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ कि अब 2018 में सेल टैक्स लगा दोबारा, उसमें मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं फरवरी मार्च तक 2020 फरवरी मार्च तक सबको सेल टैक्स के फंड मिल गए हैं। ठीक हो गया। DLTS हमारा एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज है वो मिल गया है, रिबेट्स मिल गई हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक जिसको हम कहते हैं। देखें सबसे जो ज़रूरी मैं समझता हूँ कि अगर 17% सेल टैक्स लेना है वापस करना है तो उसको लगाने का फ़ायदा है। बिल्कुल सही कहा। इसमें देखें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि फ्लाइंग इन्वाइसेस आएंगी, लोग जैसे कि नवाज शरीफ दौर में और पीपल्स पार्टी दौर में फ्लाइंग इन्वाइसों का बहुत ज़्यादा काम और बहुत सारा और तमाम लोकली डंप हो जाता है। तमाम इदारे उनके साथ इन्वॉल्व थे बिल्कुल। और करप्शन का इतना बहुत बड़े जो थी करप्शन हमारी बड़ी, तो अगर हम उसी को हम वापस कर लें और हम ना दें ना लें तो इसमें मेरा ख्याल है कोई मुजायका नहीं है और हमें ये करना चाहिए। शेख साहब, रही बात आपकी कि आपसे मशवरा क्यों नहीं किया जाता, तो ये तो इमरान खान साहब का प्रोग्रेटिव है, जो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लीडर हैं, वो जो सही समझते हैं वो। लेकिन शेख साहब मेरा पहले दिन से सवाल 2.5 साल की गवर्नमेंट आएगी, मैंने फैजुल्ला साहब से भी उस दिन ये सवाल किया था कि अब हमने मेरे ख्याल 2.5 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, आपको ये कहना छोड़ दें कि हमें मईशत का बुरा हाल मिला। PTI की दौर के अंदर ये दोबारा से एक सिस्टम लगा 17% सेल टैक्स, जो लगाने वाले थे वो जा चुके सेहत की बीमारी का बहाना करके, वो आप लोग खुद मुखालफत करते रहे। मुझे याद है आप पाइमा के पास जब हमने उनका मसला उठाया वहाँ पहुँचे क्योंकि आप उसके मेंबर, आप चैम्बर के अंदर मीटिंग्स करते रहे, आपने हर जगह फैसलाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने का हक अदा किया। लेकिन वो लोग जो लगाने वाले थे वो जा चुके। अब गवर्नमेंट को आप समझा क्यों नहीं पा रहे कि जो जाने वाले थे वो गलत फैसला करके गए हैं, अब तो इसे ठीक कर लिया जाए, क्योंकि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसको कहा, इसे अप्रिशिएट और करके आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम उनसे बात भी करेंगे और इसको रिव्यू की तरफ दोबारा इंशाल्लाह इस बजट के दौरान ही लेके जाएंगे ताकि सेल टैक्स जो एक्सपोर्टर के ऊपर 17% है उसको फिल फॉर वापस करके जीरो डेटेड किया। और हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त -6% डिक्लाइन में दोबारा गई है। आपके बिलाशुबा बहुत सारे कह रहे हैं दुनिया में चांसेस बढ़े हैं कि एक्सपोर्ट के हवाले से नया सेक्टर ओपन हो रहा है, हेल्थ के अंदर बड़ी सारी चीज़ें बनाई जा। ऐसे नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जब 2019 में फरवरी से लेके हम 2020 जनवरी तक, आप देखिए, आप अपने सारे वो उठा लें, स्टैटिस्टिक्स उठा लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठा लें, 30 से 40% एक्सपोर्ट बढ़ी है। 30 से 40% इट्स टू मच। ये पाकिस्तान की तारीख में 10 साल बाद दोबारा बढ़ी है। हर माह की आप हर माह से कर लें, उसको कंपाइल कर लें तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन 32%, 33%, 28% हर माह बढ़ी है। लेकिन अब ये तो अल्लाह ताला के काम है, कोविड-19 आ गया, एक वायरस आ गया। देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ कि ये इंसान की लास्ट प्रायोरिटी है। ये इंसान की लास्ट प्रायोरिटी इस वजह से है, कपड़े पहनना या आपने होटल में जाना या आपने पेंट शर्ट ख़रीदना या आपने ट्राउज़र ख़रीदना, ये इंसान की लास्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए बाहर वाले मुल्क हमारा सारा सिस्टम, हमारा जो सारा काम है ना, वो यूरोप के साथ है या UK के साथ है या अमेरिका है या आप चले जाएं साउथ अमेरिका, हमारा इन लोगों से काम है। और वो लोग बुरी तरह कोविड-19 से मुतासर हुए। आप इटली में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं, तो देखें वो उनकी तो प्रायोरिटी है एजुकेशन और वो चीज़ें सारी। पहले उन्होंने वो अपनी चीज़ें, देखो उनकी हमारी इकॉनमी की बात करें, आप ट्रिलियन पैसे दिए अमेरिका ने, ट्रिलियन, कब तक देगी? 1,20,00,000 ख़ानदानों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 12,000 रुपया दिया और विदाउट पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस नहीं हुई। अच्छा शेख साहब, ये मैं कहता हूँ ये मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा काम है। आपकी बात से ये मुल्क की तारीख में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम किया है। आपने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ के अंदर हम देखें हमारे पास अभी तक जो वो ऑक्सीजन मशीनें हैं, इसके अलावा हमारे पास इंतहाई निगहदाश्त के लिए ICU रूम से उनकी हमारे पास कमी थी कि हमें जो वेंटिलेटर जो है उनकी ज़रूरत थी। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ एजुकेशन पे चले जाओ, हमारे तक अभी यही फैसला नहीं हो सका कि हम कानून नहीं पास कर असम्बली से जो हमारे बच्चे पास होने हैं वो होने हैं या नहीं। 3-4 बार फैसला होता है फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है, क्योंकि डेफिनेटली बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि अगर हम फैसला कर दें गवर्नमेंट चेंज होगी, कोई बच्चा जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट करेगा, हम फंस जाएंगे। तो उसके हवाले से कोई फैसले फिर भी नहीं हुए। देखें
कोविड-19 जब आया ना, तो आप देखें पहले लोग कहते थे जी आपको सिम्टम आ गए हैं तो फौरी तौर पे टेस्ट कराएंगे। मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नया डे बाई डे चेंज होता गया कि आपको सिम्टम आ गए, आप आइसोलेशन में चले जाए, आप 14 दिन वहाँ टेस्ट करने की जरूरत कोई। अब यही है ना कि जिनको सिम्टम आ रहे हैं वो ऐसे, ये चीज़ डे बाई डे चेंज हो रही है। आप फिर कहेंगे कि खुर्रम आप पुरानी बात कर रहे हैं। आप माशाल्लाह आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी देर से सिटी 41 में माशाल्लाह जो बड़ा एक अच्छा हमारा चैनल है फैसलाबाद का, मैं समझता हूँ जितनी उसने तरक्की की है इस तरह किसी भी चैनल ने इतने थोड़े वक्त में तरक्की नहीं की। देखिए आप 2014 में रिपोर्ट मेरे साथ है, मैं जब MP के था तो आप मुझसे बिल्कुल करते थे, 15 में 16 में आप और मैं हॉस्पिटलों में भी जाते बिल्कुल थे। जाते रहे। आपसे देखिए, आपसे मुझे आपको मुझे इस ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी। आप देखते थे क्या हाल था। लेकिन मैं कोविड-19 4 माह में पूछ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमारा हेल्थ सिस्टम तबाह हो चुका था, ये आपको पता है। सिविल हॉस्पिटल देख लें, अलाइड हॉस्पिटल, मैं तो फैसलाबाद, लाहौर चले जाएँ आप कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, किसी जगह चले जाएँ, हमारा हेल्थ सिस्टम आप देखा। ये कोविड-19 मैं से ये समझ लें, मैं फरवरी में नहीं कहता, मैं मार्च में नहीं कहता, ये दिसंबर जनवरी में ही आ गया जी। आप मुझे बताएं कि कोई अल्लाह दीन का चिराग है कि 5 महीने में हम हेल्थ सिस्टम को ठीक करें? बिल्कुल नहीं है। जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने वसाइल में रह के, अपनी जो भी हम कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब 24 घंटे इस काम में लगे हुए हैं, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स में इजाफा हुआ, ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा हुआ, लेकिन 22 करोड़ हुआ। क्या वफाकी गवर्नमेंट के अंदर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऐसा शख्स होना चाहिए जो वैसे एक्टिवली रोल प्ले करे? तो पूरे पाकिस्तान में सूबों के अंदर वफाकी गवर्नमेंट वो रोल प्ले नहीं कर सकी। जो पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद देखें या सिंध के अंदर देखें, दोनों वुज़रा ने अपना किरदार अदा किया इंडिविजुअली, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट वैसे सपोर्ट करती नज़र नहीं आती। ये तो गलती बनती है कि हमने हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करना था लेकिन कर नहीं सके वैसे जैसे करने का हक बनता था। जितनी देखें, मैं इसमें कोई शक नहीं है, मैडम यास्मीन ने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फेडरल की तरफ भी देखें कि जितना उन्होंने तो वसाइल अब फिर मैं 18वीं तरीन की तरफ आऊँगा। वैसे ये हमारा टॉपिक चले, हम दोबारा 18वीं में वापस आए। क्या लॉकडाउन 8 बाज़ारों का, हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के देखें तो लॉकडाउन कुछ नहीं है, लेकिन 8 बाज़ार तजारती खसारा हमारा कम होगा। ये आप बात करना भी चाह रहे थे इसके ऊपर कि हमारा बुरी तरह से जो तजारती सिस्टम है वो मज़ीद कोलैप्स हो जाएगा और मज़ीद बदहाल हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि देखें, एक तरफ हम इकॉनमी को बचा रहे हैं, एक तरफ हम देखें लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, लोग सड़कों पे आएंगे। हम लोग 10-10 लाख आबादी के नुमाइंदे हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा विजन होता है कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप यकीन करें कि इतने वर्स्ट हालात हैं, इतने वर्स्ट हालात हैं कि जब 8 बाज़ार बंद हैं और हमारे काफ़ी बाज़ार बंद कर दिए गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद करने चाहिए थे। इसमें लोगों को रोज़गार मिलता है, इससे कोविड-19 कंट्रोल। आप देखिए, आप किसी और जगह पे चले जाएं, आप कोई सिटी में चले जाएं, आप बकाया सोसाइटीज़ में चले जाएं, आप इवन झाल पे चले जाएं, लोगों का इतना रश है। देखिए SOPs होने चाहिए, SOPs पे अमल दरामद करवाना। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद जैसे ज़िले में जितना एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है, देखें आसान काम नहीं है 90 लाख आबादी को या 1 करोड़ आबादी को कवर करना। आप उस दिन मुझे डीसी साहब बता रहे थे कि हमारे 4 AC कोविड-19 का शिकार हुए, डॉक्टर्स हज़रात, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, हमें तो उनको सलूट करना चाहिए। देखिए इतना बड़ा शहर है, उसमें मेरी ये राय है कि 8 बाज़ार हों, इसको किसी सूरत बंद नहीं करना चाहिए, SOPs के तहत इन बाज़ारों को चलाना चाहिए। इन बाज़ारों में चलाना चाहिए। शेख खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे। इनका एक पॉइंट वैलिड इसलिए रहा, ताजरों वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यकीनन तौर पर ये वो शख्स हैं जो कि उन 8 बाज़ारों से लिंक हैं, उनका दर्द जानते हैं, क्योंकि हमारा मजदूरों को शहर कहलवाने वाला फैसलाबाद इस पर बैक स्टेप पे जा रहा है। और ये आवाज़ जो शेख साहब की थी, ये इमरान खान का विजन बनता है, जो कह रहे थे, असद उमर साहब बार बार कह रहे थे हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। लेकिन ये समझ से बालातर बात है कि सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर कौन सी ऐसी हमारे कुछ मशीर बैठे हैं जो इस तरफ लेके जा रहे हैं। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे जी? मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ। देखें, पूरे पंजाब को हम ले लें तो फैसलाबाद के 8 बाज़ार ही क्यों बंद हैं? लाहौर में आप चले जाएं 80% बाज़ार खुले हुए हैं, पिंडी में चले जाएं 80% बाज़ार खुले हुए हैं।
आप जाए, आजम मार्केट खुली है, सारा माल रोड खुला हुआ है, सारी लिबर्टी खुली हुई है, सारा MM आलम रोड खुला हुआ है, इस्लामाबाद में चल जाए सारा बिलू एरिया खुला हुआ है, सारा हॉट स्पॉट की जो बात कर रहे हैं ना, हॉट स्पॉट में 8 बाजार घंटाघर में तो रायशा ही नहीं है। ये पॉइंट मेरा भी था कि जब आप ये डीसी साहब से भी हमने पूछा था कि जब 14 दिन बाद आप इनकी सैंपलिंग कैसे करेंगे, क्या दुकानों के तालों को हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ कोरोना आएगा जो दोबारा नहीं, क्योंकि ये जब खुलेंगी दोबारा सस्पेंशन हो सकती है। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया जिसमें ईडन गार्डन आता है, जिसमें अब्दुल्ला गार्डन आता है, जिसमें मुस्लिम टाउन आता है, जिसके अंदर नजफ कॉलोनी आती है, वहाँ लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। तो फिर आखिरकार हम फैसले दोहरे मेयार पर क्यों कर रहे हैं जिसमें हम अपनी मौशत को मजीद नुकसान पहुँचाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम से न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।